नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुए समझौते की। देखिए, सेना के सूत्रों ने अब ये साफ कर दिया है कि ये समझौता पूर्वी लद्दाख के समूचे क्षेत्र को लेकर या पूरी एलएसी को लेकर नहीं है। ये सिर्फ दो इलाकों देपसांग और डेमचौक को लेकर है। देखिए, अब एक पूरा हल्का सा आपको बैकग्राउंड दे दें कि जो मई जून 2020 में तनाव उत्पन्न हुआ था दोनों देशों के बीच, जब चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में घुस आई थी, उसके बाद 7 बिंदुओं पर तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। उसमें पहला था गलवान घाटी, दूसरा था पेंगोंग लेक का उत्तरी एरिया, तीसरा था पेंगोंग लेक का दक्षिणी एरिया, और एक एरिया था हॉट स्प्रिंग, एक एरिया था गोंगरा, और 2 एरिया थे डेपसांग और टेमचौक। तो पहले जो 5 एरिया हैं वहां से सेनाएं पहले ही हट चुकी हैं, डिसएंगेजमेंट वहां पर पहले हो चुका है। ये जो 2 इलाके थे डेपसांग और डेमचौक, यहाँ पर अभी तक सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई थी। इस समझौता होने के बाद, ये सोमवार को सरकार ने घोषणा की थी इस समझौता होने की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे थे, उससे ठीक पहले इसका अनाउंसमेंट किया गया था। उसके बाद मंगलवार से सेनाओं का हटना शुरू हो गया था और आज की तारीख में 50% सेनाएं जो डेपसांग और डेमचौक के इलाके हैं और जहां पर सेनाएं आमने सामने थी, 50% सेनाएं वहां से पीछे हट चुकी हैं और वो पीछे हटने का क्रम लगातार जारी है। तो अब सेना के सूत्र ये कहते हैं कि अगले 3, 4, 5 दिन में सेनाएं पूरी तरह से पीछे हट जाएंगी। अब पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जहां मई 2020 की स्थिति में थी, जब ये विवाद उत्पन्न हुआ था दोनों देशों की सेनाओं के बीच, जहां पर उस समय जो स्थिति थी उसी स्थिति में पीछे आ जाएंगी। यहाँ यानी जहां तब भारत की सेना थी वो वापस अपनी पुरानी जगह पर चली जाएगी, चीन की सेना जहां थी वो अपनी वापस पुरानी जगह पर पहुंच जाएगी, जबकि अभी आमने सामने थे। तो ये जो प्रक्रिया है ये 29-30 अक्टूबर तक पूरी करने की कोशिश की जा रही है और इसका टारगेट रखा है कि हम 29 या 30 अक्टूबर तक पूरी कर लेंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर से उस क्षेत्र में पहले की तरह गश्त शुरू हो जाएगी। पहले की तरह से मतलब है कि अप्रैल मई 2020 से पहले जो गश्त होती थी, जिस प्रकार होती थी, और जहां तक सैनिक गश्त करने जाते थे वो गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये इस समझौते के 2 प्रमुख बिंदु हैं। एक, पहले की तरह गश्त, और जो सेनाएं हैं वो पहले की तरह अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी। पहले की तरह से मतलब है अप्रैल मई 2020 की स्थिति के अनुसार। तो ये 2 मुख्य समझौते हैं, इन पर अमल हो रहा है, तेजी से अमल हो रहा है, और 31 अक्टूबर तक वहां पर इन दोनों जगहों पर पुरानी स्थिति बहाल हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि जो बाकी 5 इलाके हैं जिनका हमने नाम पहले लिया, उन इलाकों में अभी भी पेट्रोलिंग बंद है। लेकिन ये जो समझौता है, ये समझौता उन इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर नहीं है, उस पर अलग से बात चल रही है, क्योंकि उन इलाकों में पेट्रोलिंग अभी भी बंद है। उन 5 एरिया में अभी भी पेट्रोलिंग बंद है। तो उनमें पेट्रोलिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, उसको लेकर अलग से बातचीत चल रही है। हो सकता है उसके लिए कोई अलग से समझौता फिर हो। बहरहाल ये समझौता डेपसांग और डेमचौक को लेकर है, जहां ये प्रक्रिया पूरी चल रही है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो विवाद की जड़ है वो तो बॉर्डर एरिया है, सीमा है, क्योंकि सीमा कहीं पर स्पष्ट नहीं है, बस परसेप्शन है। चाइना कहता है कि हमारा एरिया यहाँ तक है, भारत कहता है कि हमारा एरिया यहाँ तक है। दोनों की सेनाएं उस पर पेट्रोल करते हैं और अलग से सीमा समझौते को सुलझाने के लिए बीच बीच में बातचीत होते रहते हैं, लेकिन वो वार्ताएं चली रही हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर पेट्रोलिंग अगर शुरू होगी 31 अक्टूबर के बाद, तो फिर सेनाएं आमने सामने होंगी, दोनों की पेट्रोलिंग के दौरान टकरा जाएंगी, तो फिर क्या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? फिर क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? क्योंकि 2020 में भी जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जो दोनों देशों के संबंधों पर भारी पड़ने लग गया था, उसकी वजह भी यही थी कि दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टियां आमने सामने आ गई थी और उनमें झड़प हो गई थी, फिर वो विवाद बढ़ता गया। तो इसके लिए इस बार ये व्यवस्था की गई है कि दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टियां जब अपना पेट्रोलिंग शुरू करेंगी तो वो एक दूसरे को सूचित कर देंगी। तो इसमें यह है कि अगर भारत जब अपनी पेट्रोलिंग टीम को भेजेगा तो चाइना के उस एरिया के कमांडर को सूचित करेगा कि हमारी पेट्रोलिंग टीम जारी है, उसमें इतने हमारे लोग हैं और वो पेट्रोलिंग यहाँ से शुरू करेंगे, वहां तक जाएंगे। तो दूसरे पक्ष को अगर पहले से खबर रहेगी तो आमने सामने टकराव नहीं होगा, उसकी जानकारी में रहेगी, वो सिर्फ उसको वाच करेगा कि कोई पेट्रोलिंग पार्टी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है। इसी प्रकार जब चाइना की पेट्रोलिंग पार्टी आएगी तो इंडिया को पता रहेगा और हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो पेट्रोलिंग पार्टी आ रही है वो अपने तय रूट में ही पेट्रोलिंग कर रही है या कहीं इधर उधर तो नहीं हो रही, इतना तो वाच करेंगे, लेकिन हम उसके राह में बाधा नहीं बनेंगे।
तो इससे क्या होगा, जो भविष्य में टकराव होता था पेट्रोलियम पार्टी के बीच, पेट्रोलिंग पार्टियों के बीच, वो टकराव अब नहीं होगा। ये एक अच्छा मैकेनिज्म कर दिया है। दूसरा, इसमें जो पेट्रोलिंग पार्टियों की जो टीमें हैं, पहले बहुत बड़ी होती थी, कोई आकार तय नहीं होता, कई बार 100 सैनिक चले जाते थे, कई बार 50 जाते थे, कई बार 30 जाते थे। लेकिन इस बार ये सूचना आ रही है कि 15 लोग होंगे, मैक्सिमम 10 से 15 लोग ही होंगे, और बाकी उनके पास इक्विपमेंट होंगे। वो इक्विपमेंट से इधर उधर अपना सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, कैमरे फैमरे ये सब हो सकते हैं, लेकिन लोगों की संख्या कम रखी गई है। ये दोनों तरफ के लिए होगा। तो लोगों की संख्या कम रखने का मतलब है कि जितने कम जवान होंगे पेट्रोलिंग पार्टी में, उतना ही कभी आमना सामना अगर गलती से हो भी गया तो वो टकराव के आसार कम रहेंगे। तीसरी बात ये की गई है कि दोनों पक्षों के जो लोकल कमांडर हैं, जो उस एरिया के कमांडर है, वो लगातार बात करेंगे। कोई भी मुद्दा होगा तो वो लड़ाई करने के बजाय पहले बात करेंगे, उसे आपस में बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये तीसरा इंतजाम है। तो ये तीनों इंतजाम ऐसे हैं कि जो भविष्य में इस तरह के टकराव को रोकेंगे। यहाँ पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जो सेनाएं आमने सामने हैं वो पीछे हटेंगी। तो इसमें एक तो सेनाएं पीछे हटेंगी, और दूसरा क्या होगा कि जो अस्थायी स्ट्रक्चर उस एरिया में बनाए हैं, मान लीजिए चीन की सेना आगे बढ़ाई थी, उसने टेंट वेंट लगा रखे थे, कहीं पर प्लास्टिक के घर वर बना रखे थे रहने के लिए जवानों के लिए, वो स्ट्रक्चर भी उनको हटाने पड़ेंगे। इसी प्रकार भारत की सेना जो आगे बढ़ी थी, उसको भी जो स्ट्रक्चर है वो हटाने पड़ेंगे। तो इस प्रक्रिया में ये होता है कि 50 सैनिक अगर भारत के पीछे हटे तो 50 सैनिक पीछे को चाइना को भी हटाने होंगे। फिर 2 स्ट्रक्चर भारत तोड़ेगा, 2 स्ट्रक्चर चाइना भी तोड़ेगा। तो एक दोनों तरफ से होता है, फिर उसको वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन होने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे पक्ष की वेरिफिकेशन होता है, फिर आपस में बात होती है कि हमने हटा लिया, आप भी हटाइए। तो उसी हिसाब से दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को पीछे हटाते हैं। तो जो विवाद वाले, जो टकराव वाले बिंदु थे, वहां से तो सेनाएं पीछे हट जाएंगे 31 अक्टूबर तक, और पुरानी जगह पर आ जाएंगी। जहां पर भारत की सेना पहले थी वहां आ जाएगी, 2020 से पहले थी, और जहां पर चाइना की सेना 2020 से पहले थी वहां चली जाएगी। लेकिन एक और सवाल है कि डी इंडेक्शन कब होगा। डी इंडेक्शन का मतलब है कि दोनों तरफ जो सेनाएं हैं वहां पर बहुत सारी फौजें तैनात कर रखी हैं। ये तो ठीक है कि सेना पीछे हट के अपनी पुरानी जगह पर आ जाएगी, लेकिन पुरानी जगह पर भी जो सेना थी, पहले वहां पर लिमिटेड सेनाएं होती थी, 1500 जवान होते थे। अब वहां पर 50,000 करीब जवान भारत के हैं, 50,000 जवान करीब चाइना के हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों देशों ने अपनी सेनाएं टकराव वाले बिंदु से पीछे हटा ली, तो ये 50,000 जवान वहां रखने की क्या जरूरत है। इंडिया को भी क्या जरूरत है, चाइना को भी क्या जरूरत है, जब विवाद सुलझ गया तो एक अगला फेज होगा कि डी इंडेक्शन का। तो दोनों देशों को धीरे धीरे अपनी सेनाएं कम करनी होंगी। तो ये डी इंडेक्शन की प्रक्रिया तो अभी शुरू नहीं होगी, लेकिन पहले डिसएंगेजमेंट होगा 31 अक्टूबर तक। उसके बाद 31 अक्टूबर से पेट्रोलिंग शुरू होगी। पेट्रोलिंग शुरू होने के कुछ समय बाद फिर अलग से बातचीत होगी। फिर एक डी इंडेक्शन का एक समझौता शायद फिर से करना पड़े, क्योंकि इस समझौते में डी इंडेक्शन नहीं है। तो फिर उस समझौते के हिसाब से दोनों देश चरणबद्ध तरीके से अपनी सेनाओं को कम करेंगे, उनको वापस भेजेंगे। क्योंकि 50,000 सैनिक भारत के हैं, 50,000 चाइना के हैं, ठीक है, वो अब दूरी पर चले जाएंगे। लेकिन इन सैनिकों पर के रहने पे, वहाँ पर उनको रखने पे भारी खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर -20 डिग्री है, हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, कुछ कुछ मैदानी एरिया है, जैसे डेप्सांग और चौक वाले एरिया तो थोड़ा बहुत पठारी एरिया है, कम हाइट वाले, लेकिन आसपास के जो एरिया है वो ज़्यादा हाइट वाले हैं। तो यहाँ पर एक जवान को 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। 50,000 जवान की वहाँ पर तैनाती का मतलब है कि 2 लाख जवान वहाँ पर साल में इस्तेमाल होते हैं, हर 3 महीने में उनको बदलना होता है। तो इसलिए इन 2 इलाकों में ये मान के चलें कि पेट्रोलिंग शुरू होने के बाद डी इंडेक्शन शुरू होगा, फिर धीरे धीरे वहाँ पे जवानों की संख्या भी कम होगी। तो ये बहरहाल अभी तक का समझौता है, और जब ये डी इंडेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी तो दोनों कंट्री अपनी पेट्रोलिंग तो करते ही रहेंगे, इसके अलावा एक दूसरे पर की निगरानी भी कर सकते हैं। इसके लिए वो कुछ और इक्विपमेंट का सहारा ले सकते हैं, जैसे ड्रोन और ये है, इस सब मुद्दों पर आगे बात होनी है। तो बहरहाल अभी भी इस प्रोग्रेस को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर तक अगर ये दोनों सेनाएं पीछे हट जाती है तो हम काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि पूरे एलएसी पर, जहां पर 2020 में तनाव उत्पन्न हुआ था, वहां पर अब 7 पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, और अब सिर्फ डी इंडेक्शन होना बाकी रह गया है, और 2 पॉइंट पर पेट्रोलिंग हो गई। बाकी जो शेष 5 पॉइंट है वहां पर पेट्रोलिंग के लिए अलग से बातचीत चल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में वहां पर भी पेट्रोलिंग का कोई मैकेनिज्म तय हो जाए। तो बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।